आज का जो हम लोग जो पार्ट चैप्टर में कवर कर रहे हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अगर हम मान लो P वर्सेस V ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ बनेगा। यही चीज अगर चेक की जाए T वर्सेस V के लिए तो T वर्सेस V अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, मिलता जुलता, स्लोप्स अलग होंगे इन ग्राफ के। हम इसी में P वर्सेस T ड्रॉ करें तो ये ग्राफ y इक्वल टू जो x लाइन है उससे टर्निंग अपवर्ड आएगा कि नहीं। यहाँ a b जो है वो पैरामीटर हैं गैस के, जो गैस पर डिपेंड करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल है? रिवीजन कैसा चल रहा है आपका? गुड। तो आज का जो हम लोग जो पार्ट चैप्टर में कवर कर रहे हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कि क्या इक्वेशन होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, क्या इक्वेशन होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की रियल गैस वान डेर वाल गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जब हम किसी रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करेंगे, और क्या कंडीशन होगी, कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के पार्ट में देखेंगे विथ सम डिफरेंट गुड क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। बाकी चीज़ आपको पहले भी कई बार बताई जा चुकी है कि भाई ऐप आप PW का डाउनलोड कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर ऐप का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके अगर रजिस्टर ना किया हो तो रजिस्टर कर लें, तो आपको पेन किलर सीरीज़ के जो भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, उसके असाइनमेंट जो प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह की कोई हीट एक्सचेंज ना हो रही हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। सपोज हमारा ये सिस्टम है, और सिस्टम है तो सिस्टम में किसी भी तरह का अगर हीट एक्सचेंज ना हो, देन प्रोसेस इज एडियाबैटिक। यही मेन कंडीशन है एडियाबैटिक की। बाकी जो इक्वेशन आ रही है वो किसी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग डिराइव कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बेसिक कंडीशन एडियाबैटिक की ये है। और अगर Q 0 होगा तो हमें पता है कि W की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी। इसका मतलब सिस्टम जो भी वर्क परफॉर्म करेगा वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स जितना भी वर्क सिस्टम करेगा वो अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके करेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं जरा कि भाई एडियाबैटिक अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन दैट केस आइडियल गैस की क्या इक्वेशन है, और उसके बाद फिर वान डेर वाल गैस की क्या इक्वेशन होती है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आइडियल गैस के लिए प्रोसेस हम रिवर्सिबल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इरिवर्सिबल में हमें पता है कि कोई इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काम करता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काम करता है। तो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो एडियाबैटिक की एक तो कंडीशन आई गई थी Q 0, और Q 0 का मतलब W की वैल्यू du के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क क्या लिखते हैं भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क लिखते हैं -P/dV। कोई भी आइडियल गैस या कोई भी सब्सटेंस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में यूज हो रहा है, देन वर्क डन का फाइनल रिजल्ट जो आया था दैट इज -P/dV। और इंटरनल एनर्जी चेंज, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज है NCV/dt। ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, P की वैल्यू आइडियल गैस के लिए रख रहे हैं -nRT, मतलब P की वैल्यू nRT अपॉन V इंटू dV, दिस इज NCV/dt। n तो हटा ही दो, R को राइट में ले रहे हैं तो, और T को भी राइट में ले रहे हैं तो ये -dV अपॉन V इक्वल टू CV अपॉन R dt अपॉन T। अब देखो CV अपॉन R जो है वो हम आइडियल गैस के लिए निकाल सकते हैं। Cp माइनस CV की वैल्यू R के बराबर होती है,
एंड Cp बाई Cv जो है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो गामा। तो Cv अपॉन R जो है दिस इज 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये वैल्यू आती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन V। अगर लिमिट लगा दें मान लो V1 से V2 वॉल्यूम का चेंज इक्वल टू Cv अपॉन R, ये हो गया 1 अपॉन गामा माइनस 1 और dt अपॉन T, और टेम्परेचर पे लिमिट है अगर T1 से T2। टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम T1 टू T2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ln V2 बाई V1 और माइनस साइन है तो ln V1 बाई V2। गामा माइनस 1 को लेफ्ट में ले रहे हैं तो ये गामा माइनस 1 ln V1 बाई V2 और इक्वल टू ln T2 बाई T1। और इसको अगर पावर में ले लेंगे तो हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आ जाएगी कि V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 बाई T1। यह हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। यह जनरलाइज वे में भी बात कर ली जाए, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि T V टू द पावर गामा माइनस 1 ये वैल्यू है कांस्टेंट। T V टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। और ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको अदर पैरामीटर में भी लिखा जा सकता है, लिखना पॉसिबल है कि नहीं? लो वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन है T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अगर प्रेशर वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो P V टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अगर प्रेशर टेम्परेचर में करोगे तो P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ध्यान देना ये आइडियल गैस के लिए है इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम केवल आइडियल गैस पर ही अप्लाई कर सकते हैं ये इक्वेशन, जब आइडियल गैस को कहाँ यूज किया जा रहा हो? किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में। नाउ जरा एक बार ग्राफिकल बिहेवियर भी देख लिया जाए कि किस तरीके से चेंज होती हैं ये पैरामीटर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होके, और उसके बाद रियल गैस के लिए कैसे सिमिलर इक्वेशन लाएंगे उसको भी। तो देखो अगर हम मान लो P वर्सेस V ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है कि P क्या है? कांस्टेंट K लिख लो, K अपॉन V टू द पावर गामा, और गामा होता है Cp बाई Cv, और Cp ग्रेटर देन Cv है तो गामा तो हमें 1 से बड़ा दिखेगा। 1 से बड़ा दिखेगा मतलब V का टर्म नीचे ही रहेगा, और V का टर्म नीचे रहेगा तो इस तरह का हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ बनेगा। थोड़ा हाइपरबोलिक नेचर रहेगा ग्राफ का। ठीक है ना? तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। यही चीज अगर चेक की जाए T वर्सेस V के लिए, तो T वर्सेस V के लिए अगर चेक करें तो हमें दिख रहा है T जो है दिस इज कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक, V टू द पावर गामा माइनस 1। अब गामा माइनस 1 अगर देखोगे तो गामा होता है Cp बाई Cv जो 1 से बड़ा है, बट गामा माइनस 1 की वैल्यू 1 से कैसी आएगी? गामा माइनस 1 की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, बट जो भी आएगी रहेगा ये टर्म तो पॉजिटिव। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गामा माइनस 1 है तो पॉजिटिव ना भाई, और गामा माइनस 1 पॉजिटिव का मतलब V का टर्म तो नीचे ही आएगा, और V का टर्म अगर नीचे आएगा तो सिमिलर टाइप का यहाँ भी ग्राफिकल बिहेवियर दिखेगा, स्लोप्स वगैरह अलग होंगे। तो T वर्सेस V अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ग्राफ दिखेगा मिलता जुलता, स्लोप्स अलग होंगे इन ग्राफ के। नाउ एक और चेक कर लेते हैं फाइनल।
अब अगर हम इसी में P वर्सेस T ड्रॉ करें तो PT की इक्वेशन देखो, P दिख रहा है कांस्टेंट इंटू T⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ लिख सकते हैं कि नहीं? T वाले को हमने राइट में लिया, इस तरीके से पावर को इन्वर्स किया P में। अब ये दिख रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू K, मान लो कोई कांस्टेंट है, T⁻⁻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 ⁻
ये ग्रेटर देन 1 तो होगा ही ना, गामा अपॉन गामा माइनस 1 1 से बड़ा ही होगा, और 1 से बड़ा होगा तो ये y इक्वल टू के एक्स टू द पावर n टाइप इक्वेशन है जहां n 1 से बड़ा है। तो ये ग्राफ y इक्वल टू जो x लाइन है उससे टर्निंग अपवर्ड आएगा कि नहीं, ये बना लेते हैं एक बार लाइन भी। तो मान लो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो अभी जो ग्राफ हमें दिखेगा वो टर्निंग अपवर्ड दिखेगा। तो इस तरीके से P वर्सेस T का ग्राफ हमको नजर आएगा। तो तीनों पैरामीटर किस तरीके से वेरी करते हैं ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको ग्राफ की मदद से अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें थोड़ा चीजें विजुअलाइज होंगी और कैलकुलेशन करना आसान लगेगा। तो ये तो भाई था आइडियल गैस के लिए कि आइडियल गैस में किस तरीके से एडियाबैटिक की इक्वेशन आएगी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देना, इरिवर्सिबल के लिए इक्वेशन वैलिड नहीं है, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ रियल गैस के लिए, वंडरवॉल गैस के लिए क्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वंडरवॉल गैस के लिए कि क्या इक्वेशन आएगी। देखो वंडरवॉल गैस की इक्वेशन क्या है, पहले P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर एन मोल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। यही तो वंडरवॉल गैस है। यहाँ ए बी जो है वो पैरामीटर हैं गैस के, जो गैस पर डिपेंड करते हैं, गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए इनकी वैल्यू होती है डिफरेंट। अब यहाँ हमें सारी कैलकुलेशन करनी है सेम उसी तरीके से। अच्छा, तो हमें पता है भाई गैस का प्रोसेस तो हम एडियाबैटिक ही करा रहे हैं, और एडियाबैटिक कराने का मतलब Q तो जीरो आएगा ही, और Q जीरो है तो भाई फिर W की वैल्यू du के बराबर है। अब मेन चीज है यहाँ W और du निकालना। तो देखो कैसे चेक करें, पहले वर्क देखते हैं क्या होगा। वर्क वैसे तो हम माइनस पी डी वी लिख देते हैं, तो P की वैल्यू यहाँ क्या रख पाएंगे इसके लिए। P की वैल्यू अगर देखो तो हम v माइनस एन बी को राइट में ले जाएं, आर टी बाई वी माइनस एन बी कर दें, और इस टर्म को भी राइट में ले जाएं, तो P हमें कुछ ऐसा दिखेगा, आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा दिखेगा P। तो अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस पी डी वी का मतलब है P की वैल्यू रख दें आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर डीवी वॉल्यूम v1 से v2। सही है। अब देखो फर्स्ट टर्म को अगर इंटीग्रेट करो, माइनस को बाहर ही रखो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये 1 अपॉन वी माइनस एन बी है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एल एन वी माइनस एन बी, और लिमिट डालोगे तो माइनस एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी बनेगा कि नहीं। फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस एन स्क्वायर है तो फिक्स है। अब 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वी,
और -1/v, तो एक तो माइनस आ गया, और लिमिट लगाओगे v1 से v2, तो -1/v2 -1/v1, ये बना। माइनस बाहर करो तो -ln, ओ सॉरी, एक चीज मिस हो गई यहाँ पे, इसके साथ ये nRT का टर्म तो और है ना भाई, इसके साथ ये nRT का टर्म और है जो आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -nRT, तो फाइनल आएगा -nRT ln v2 -nb अपॉन v1 -nb, माइनस इधर भी n² a 1/v2 -1/v1। तो भाई ये तो वान डेर वाल गैस का W आ गया, वर्क फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इंटरनल एनर्जी चेंज और कैलकुलेट कर ले तो इक्वेट करके हमारे पास सिमिलर वे में इक्वेशन आ सकती है जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कैलकुलेशन की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जरा डी की वैल्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, जो इंटरनल एनर्जी है हमने पढ़ रखा है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का होता है। आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है तो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए डी की वैल्यू हम NCV/dt निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे है रियल गैस, तो रियल गैस, तो अगर जनरल वैल्यू डी की लिखोगे n मोल के लिए तो क्या लिख सकते हैं? NCV/dt प्लस डेल स्क्वायर u, ओ सॉरी, del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। ये जनरल वैल्यू है इंटरनल एनर्जी चेंज की, कोई भी सब्सटेंस हो उस पर अप्लाई की जा सकती। तो रियल गैस वान डेर वाल गैस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने वैल्यू ये लिख दी, और वैल्यू ये लिख दी तो तुम्हें याद होगा ऑलरेडी कई बार सॉल्व किया जा चुका है, del u बाई del v की वैल्यू जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है दैट इज n² a अपॉन v²। del u बाई del v की वैल्यू जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है दिस इज n² a अपॉन v²। तो यहाँ अगर निकालें वान डेर वाल गैस के लिए वैल्यू तो NCV/dt प्लस n² a अपॉन v² इंटू dv, ये डेराइव हो जाएगा, कुछ है नहीं, बेसिक सा। तो चेंज कितना आया? चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें फिर डेराइव कर लेंगे। डी की वैल्यू अगर लिमिट डालोगे तो क्या बनेगी? NCV/dt, CV कांस्टेंट मानते हुए, प्लस यहाँ भी 1/v² को इंटीग्रेट करोगे तो -1/v आएगा, तो -n² a 1/v2 -1/v1। तो चेंज के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है, अदरवाइज जनरल फार्मूला ये है, चेंज निकाल लो तो इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू निकल रही है। इसी तरह जनरल वर्क की वैल्यू जो आई थी वो जनरल वर्क की वैल्यू अपने पास ये है, जनरल वर्क की वैल्यू हमारे पास ये है ना। और बाकी सॉल्व करके एग्जैक्टली पॉइंट 1 से 2 का वर्क हमने ही निकाल रखा है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, तो एक काम करते हैं, W इक्वल टू DU किया हमने, W की जनरल वैल्यू बोलो, -nRT अपॉन V -nB, ठीक है, प्लस इंटू dV है, प्लस n² a अपॉन v² dV, ठीक है। ऐसे ही du की जनरल वैल्यू बोलो,
एन सी वी डी टी बिना लिमिट वाली प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर डी वी, यही तो आई है, चेक करो। ठीक है, बाकी लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगी। हम तो आगे की इक्वेशन डिराइव करनी है, इसलिए वेरिएबल के टर्म्स में डालना है वैल्यू। अब देखो ये टर्म तो कैंसिल हो रहा है ना, और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है, माइनस एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी इंटू डी वी इक्वल टू एन सी वी डी टी। एन तो हटा दो, आर टी को उधर ले जा रहे हैं, तो माइनस डी वी अपॉन वी माइनस एन बी इक्वल टू सी वी अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी। लिमिट लगा दें T1 से T2 इधर, और वॉल्यूम पर लिमिट लगा दें V1 से V2 इधर, तो हमको ये मिल जाएगा भाई, यहाँ क्या बन जाएगा, ln V2 माइनस एन बी अपॉन V1 माइनस एन बी। माइनस है तो ln के अंदर रिवर्स हो जाएंगी क्वांटिटी, तो ये बना ln V1 माइनस एन बी अपॉन V2 माइनस एन बी और इक्वल टू सी वी अपॉन आर ln T2 बाई T1। सी वी अपॉन आर उधर जाएगा तो आर बाई सी वी, और आर बाई सी वी तो उसको पावर में अगर ले लिया जाए तो ये बन रहा है V1 माइनस एन बी अपॉन V2 माइनस एन बी पावर आर बाई सी वी इक्वल टू ln के अंदर की क्वांटिटी इक्वेट कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। और सिमिलर वे में अगर इक्वेशन बनाएं तो ऐसे लिखा जा सकता है T1 V1 माइनस एन बी टू द पावर आर बाई सी वी इक्वल टू T2 V2 माइनस एन बी टू द पावर आर बाई सी वी। तो ये हमारे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन है फॉर वैन डर वाल गैस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर वैन डर वाल गैस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इक्वेशन हम सेम वैसा ही प्रोसेस यूज करते हुए डेराइव कर सकते हैं। तो इसको याद भी रख सकते हो, कहीं पे हो सकता है किसी क्वेश्चन में वैन डर वाल गैस मिला दें और इसको यूज कर लिया जाए। तो यहाँ हम लोगों ने डिटेल में ये चीज देख ली कि भाई अगर हमें वर्क निकालना हो वैन डर वाल गैस के लिए तो वर्क कैसे आएगा, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी निकालनी हो वैन डर वाल गैस के लिए तो इंटरनल एनर्जी कैसे आएगी, और फिर एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर इक्वेशन चेक करनी हो तो किस तरीके से इक्वेशन हम लाएंगे, हमने वो भी देख लिया। मेरे ख्याल से पॉइंट इतना तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाए एडियाबैटिक प्रोसेस के, और चेक किया जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, वेरिएशन किस किस तरीके से आते हैं, ग्राफिकली हम कैसे इनको यूज में लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें एडियाबैटिक प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ। ना चेक करते हैं जरा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। अपना तरीका वैसे ही रहेगा, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है उसको सॉल्व करें, आंसर निकालें, एंड फिर मैच कराएं कि आंसर क्या है एज वेल एज अप्रोच क्या है, तुमने क्या अप्रोच की और बोर्ड पे क्या अप्रोच की, किस अप्रोच से उसको सॉल्व किया गया, ठीक है ना। तो इससे क्या टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आता है अगर टाइम लिमिट में आप चीजें कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही। नाउ देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो रिजिड एडियाबैटिक वेसल हैं 4 लीटर एंड 6 लीटर के। भाई ठीक है भाई, बना लेते हैं। एक एडियाबैटिक वेसल है ये 4 लीटर का, दूसरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया 6 लीटर का। अब इसमें इनिशियली दो गैसेस हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, और इनको कनेक्ट करते हैं निग्लिजिबल वॉल्यूम के एक पाइप से। तो भाई एक निग्लिजिबल वॉल्यूम के पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसमें दो अलग अलग गैसेस हैं। इसका वॉल्यूम है 4 लीटर, इसका वॉल्यूम है 6 लीटर। दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज बी। सारी कंडीशन जरूर नोट कर लो, डायग्राम पे इजीली चीजें नजर आती। अब फिर ए में जो है 2 मोल नियॉन गैस के हैं, 2 मोल्स हैं नियॉन गैस के हैं, और सीपी की वैल्यू हमें इसकी दी है 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 300 केल्विन ये भी दिया है। दूसरा जो बल्ब बी है उसमें 3 मोल है और SO2 गैस के हैं, और इसका सीपी 8 है कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और ये है 400 केल्विन पर। ठीक है। और फाइनल प्रेशर सिस्टम में पूछा है कि जब वॉल को ओपन कर दें और इसको 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई कर दें। अच्छा, दूसरी चीज है ये फिलहाल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक होने का मतलब कि कोई हीट अपने आप ना बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। अब हमने कुछ तरीका लगा के इनको ट्रांसफर कर दिया इतना हीट, 12 किलो कैलोरी। अच्छा, अब 12 किलो कैलोरी सप्लाई मान लो कर दी एनर्जी इसको, तो वो क्या करेगी एनर्जी? कि रिजिड वेसल है, वर्क तो जीरो ही होगा, कोई वर्क हो नहीं सकता। तो जो तुमने एनर्जी सप्लाई की अंदर किसी तरीके से, वो एनर्जी बेसिकली करेगी क्या? इनकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी कि नहीं? और इनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओवरऑल कोई हीट बाहर नहीं जा सकती, तो क्यू वैसे तो जीरो है, लेकिन हमने कुछ जुगाड़ लगा के इसको हीट दी है। अब ये हीट क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, तो क्यू डी यू के बराबर। दूसरा, वॉल्व ओपन करेंगे तो आपस में मिक्स भी गैस होगी, इनके टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, और फिर हीट सप्लाई करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा भी। क्या करना चाहिए भाई? देखो, तुम्हें पता है कि इंटरनल एनर्जी कोई पाथ फंक्शन तो है नहीं, वो एक स्टेट फंक्शन है। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालें जिसके थ्रू हम फाइनल टेम्परेचर पता लगा सकते हैं गैसेस का, तो बीच में क्या हो रहा है हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, हमें केवल इनिशियल कंडीशन चाहिए और फाइनल कंडीशन चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा और इसकी मदद से हम फाइनल टेम्परेचर भी निकाल पाएंगे, राइट? तो हम इसमें क्या इक्वेशन बना रहे हैं कि Q इक्वल टू डी यू लगा रहे हैं। 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई की गई, इसका मतलब 12,000 कैलोरी, ये तो Q का वैल्यू हो गया। गैस मिक्स हो जाएंगी, इनिशियल टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर हमने माना कुछ T आ गया। भाई मिक्स होने के बाद इसका थोड़ा बढ़ेगा, इसका कम होगा, फिर हीट सप्लाई करोगे और बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर T आ रहा है। बीच में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। तो 2 मोल नियॉन के हैं, वेसल के वॉल्यूम में, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज अगर इसकी कैलकुलेट करें तो एन सी वी डेल्टा टी आइडियल है, तो एन सी वी की वैल्यू, अच्छा सी वी की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी भाई। सी वी की वैल्यू निकालें तो आइडियल गैस के लिए सी वी क्या लिख सकते हैं? सीपी माइनस आर, सीपी माइनस आर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीपी माइनस आर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, सीपी इसका है 5, और आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती? 2 कैलोरी। तो सीपी माइनस आर मतलब इसका सीवी हो गया 3, तो एन सीवी डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर टी मान लिया, इनिशियल है इसका 300, तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज इतना हुआ, प्लस दूसरी गैस जो वेसल वी के अंदर है SO2,
उसका मोल है 3, उसका Cp 8 है तो Cv हो गया 6, NCV डेल्टा T, तो इसके लिए T माइनस 400। देखो डायरेक्ट इक्वेशन में लिख दी, बीच में क्या हो रहा है मैं कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो 12,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस 1800, यहाँ 18T माइनस 7200 हुआ कि नहीं? तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो ये 24T इक्वल टू 12,000 प्लस 1800 प्लस 7200, तो 72 और इसमें 8 तो हो गया 8,000 9,000, तो 9,000 और ये 12 तो 21,000, तो टी की वैल्यू 21,000 अपॉन 24 है। ठीक है, 21,000 अपॉन 24, तो ये लगभग 875 आ जाएगी। टेम्परेचर जो आ रहा है दिस इज 875 केल्विन। चेक कर लो कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं। टेम्परेचर 875 केल्विन। नाउ हमको कैलकुलेट करना है भाई कि P कितना होगा। अब P के लिए हमें पता है कि PV इक्वल टू nRT, प्रेशर तो ओवरऑल टोटल निकालना है, तो P टोटल इक्वल टू N टोटल इंटू RT अपॉन V। N टोटल कितना था भाई, 2 और 3 5। R की वैल्यू लीटर ATM में हमको 0.08 दी है, टेम्परेचर 875, वेसल का वॉल्यूम 4 + 6 10 लीटर। ठीक है, अब 10 लीटर तो ये हो गया 875 इंटू 0.04। ठीक है, 8 इंटू 4 हो गया 32, और ये हो गया 0.75 इंटू 4 3, तो ये 35 ATM आ रहा है। इसका मतलब कंटेनर में जो फाइनल प्रेशर हमको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 35 ATM। पॉइंट क्लियर है सबका? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि तुम पहले अगर मिक्स करके निकालते कि टेम्परेचर क्या होगा, फिर वहां से फाइनल कैलकुलेशन करते तो भी यही आंसर आता, लेकिन तुम्हें पता है कि डेल्टा यू जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं बीच में क्या हो रहा है, तो तुम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लगाओगे तो भी डायरेक्ट ही आ रहे हो। दूसरी अप्रोच जो लेंदी कर अप्रोच कर सकते हो, तुम इनको मिक्स करके एक कॉमन टेम्परेचर ले आओ, फिर कॉमन टेम्परेचर से फिर ये इक्वेशन लगा के फाइनल पहुंचाओ, टेम्परेचर निकालो, तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, ये तुम्हारा डायरेक्ट अप्रोच है जिससे तुम सीधे सीधे कैलकुलेशन कर पा रहे हो। पॉइंट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है, इसको भी ध्यान से रीड करो, वीडियो उसी तरह पॉज करो, आंसर चेक करो, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उलझ के रह जाते हैं, पढ़ते तो हैं अच्छे से बट 2 लाइन के बाद गायब हो जाता है सब। और जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ने की, पढ़ के समझने की जल्दी जल्दी, और फिर करना क्या उसकी हैबिट लानी पड़ेगी। ठीक है, पॉज करके आंसर चेक कर लो। अब हम देखते हैं इसको क्या अप्रोच इसकी हो सकती है। भाई यहाँ एडियाबैटिक दिया है, सिलेंडर फिटेड विद एडियाबैटिक पिस्टन एट राइट एंड ऑफ सिलेंडर। भाई जो जो बोला जा रहा है कर लिया जाए। तो
देखो ये कोई हमारा एडियाबैटिक सिलेंडर है और ये जो राइट एंड है वो राइट एंड में ये पिस्टन फिट है, ठीक। और डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ विद मोनोएटॉमिक गैस ऑन लेफ्ट साइड एंड डाई एटॉमिक ऑन राइट साइड। भाई जो बोला जा रहा है वो करते जाते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल हाफ में। लेफ्ट साइड है मोनोएटॉमिक, राइट साइड है डाई एटॉमिक गैस, और इक्वल है। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम मान लिया कि दोनों का बराबर है, वी नॉट वी नॉट। अब बोल रहे हैं पिस्टन इज पुश्ड। पुश्ड का मतलब कि पिस्टन को हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। पिस्टन इज पुश्ड स्लोली टू कंप्रेस डाई एटॉमिक गैस टू 3/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब भाई जब ये पुश करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी पुश होगा क्योंकि ये भी मूवेबल है, इम्परमिएबल है। देखो दिया है कि एक तो इम्परमिएबल है, गैस इससे ट्रांसफर नहीं हो सकती, दूसरा मूवेबल है। तो कुल मिला के ये भी पुश होगा तो इसका वॉल्यूम बदलेगा तो इसका भी बदलेगा। तो फाइनल कंडीशन जो है हमारी वो इस तरीके से है। फाइनल हमें इस तरह का नजर आएगा कि ये मान लो पुश हुआ तो पुश होके किसी पॉइंट तक पहुंच गया और ये बीच में भी भाई पिस्टन खिसक गया इधर उधर। अब इक्वल नहीं रहेंगे, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इधर अपनी है मोनो एटॉमिक और इधर है डाई एटॉमिक। लेकिन ये डाई एटॉमिक का वॉल्यूम 3/4 ओरिजिनल है, इसका मतलब 3/4 वी नॉट है। मोनो एटॉमिक का कुछ पता नहीं कितना वॉल्यूम होगा तो हमने इसका वॉल्यूम वी मान लिया, ये कंडीशन है। तो रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम ऑफ मोनो एटॉमिक टू इनिशियल वॉल्यूम बताना है। इसका मतलब हमें V अपॉन वी नॉट ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, V अपॉन वी नॉट निकालना है। अब जरा चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आएगी वैल्यू। तो इक्वेशन बनाओ, ये पूरा पार्ट एडियाबैटिक है, ये पूरा पार्ट एडियाबैटिक है, और तुम अगर देखो तो पुश पिस्टन को स्लोली पुश कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। गैस के लिए प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो अप्लाई की जाए इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए अप्लाई करते हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है। देखो प्रेशर यहाँ स्टार्टिंग में मान लो पी नॉट होगा बराबर, फाइनली प्रेशर तो बदलेगा लेकिन बराबर तो रहेगा ना, क्योंकि ये तो फ्रीली मूवेबल है, तो प्रेशर दोनों साइड तो बराबर रहेगा। तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम पीवी टू द पावर गामा लगाते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनल पी वॉल्यूम वी टू द पावर गामा। अच्छा गामा अगर देखो तो सीवी है मोनो एटॉमिक का 3/2R, तो सीपी होगा 5/2R। तो गामा कितना हो जाएगा मोनो का, 5/3। इसी तरह डाई एटॉमिक का सीवी है 5/2R, सीपी है 7/2R, वाइब्रेशनल डिग्री कंसीडर नहीं करते, तो गामा जो होगा वो कितना होगा 7/5। तो अब ये मोनो पे अप्लाई कर रहे हैं तो पी वी टू द पावर गामा, गामा मतलब 5/3, और इनिशियल पीवी कितना था, प्रेशर पी नॉट और वॉल्यूम था वी नॉट टू द पावर 5/3।
एक इक्वेशन आई। इससे एक काम करते हैं कि पी नॉट अपॉन पी की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। तो पी नॉट अपॉन पी, ये हो गया वी अपॉन वी नॉट टू द पावर 5/3। ये देखो एक इक्वेशन बन गई अपनी। इसी तरह डाई एटॉमिक पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो डाई एटॉमिक का फाइनल वॉल्यूम 3/4 वी नॉट है। तो डाई एटॉमिक पे अप्लाई करें, फाइनली प्रेशर P, वॉल्यूम 3/4 वी नॉट, गामा हो गया 7/5, इनिशियल प्रेशर था P नॉट, वॉल्यूम वी नॉट टू द पावर 7/5। उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P नॉट बाई पी की वैल्यू ये आ जाएगी 3/4, वी नॉट तो कट जाएगा, पावर 7/5। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई अपने पास। इक्वेशन 1 क्या थी? P नॉट बाई पी की वैल्यू V बाई वी नॉट टू द पावर 5/, यहाँ P नॉट बाई पी की वैल्यू इतनी, दोनों बराबर कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से अगर देखो तो ये वैल्यू है V बाई वी नॉट टू द पावर 5/3, इधर वैल्यू है 3/4 टू द पावर 7/5। तो V बाई वी नॉट, ये पावर उधर ले जा रहे हैं, ये हो गया 3/4 टू द पावर 7/5, 7/5 इंटू 3/5। तो 3/4 टू द पावर 21/25, ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू आ रही है अगर V बाई वी नॉट इक्वल टू 3/4 टू द पावर 21/25, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? अच्छा, हमें यही निकालना था V बाई वी नॉट। तो 3/4 टू द पावर 21/25, एक अकेला यही ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी पार्ट। देखो सबसे जरूरी है कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या की जाए, और अप्रोच से पहले भाई समझ में तो आना चाहिए। तो हमने बेसिक से बिल्कुल चले हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, बोला क्या जा रहा है वो डायग्राम में रिप्रेजेंट है, कहाँ क्या चेंज हो रहा है, ताकि हमें नजर आ गई इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली प्रोसेस में। फिर उसके बाद आता है कि कैसे इसको अप्लाई करो। अप्लाई करो तो सॉल्व होके ये फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे इस तरीके से नजर आ रहा है। स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। हमें 1 मोल आइडियल गैस का दिया है, मोनो एटॉमिक, और एक रिवर्सिबल साइकिल है जिसमें प्रोसेस ए बी आइसोबैरिक कंप्रेशन है, प्रोसेस बी सी एडियाबैटिक कंप्रेशन है, सी डी आइसोकोरिक हीटिंग है, और डी ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ये हमसे प्रोसेस बोला जा रहा है, तो भाई बना लेते हैं प्रोसेस। ठीक है ना? तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। पहला प्रोसेस है ग्राफ में, पी वर्सेस वी बना रहे हैं। तो पहला प्रोसेस ए बी आइसोबैरिक कंप्रेशन, तो भाई ये आइसोबैरिक कंप्रेशन हो गया। ठीक है, फिर अगला एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ग्राफ रिलेटिवली शार्प होता है एडियाबैटिक का, ये आ गया। फिर तीसरा है आइसोकोरिक हीटिंग, तो आइसोकोरिक हीटिंग ये हो गई।
और चौथा है आइसोथर्मल। तो भाई आइसोथर्मल ग्राफ लेस शार्प ये आ गया। तो ए बी सी डी ये सारे प्रोसेस हो गए। देख लो सारे प्रोसेस नजर आ रहे हैं प्रॉपर। तो ग्राफ से अब हमें चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, इसलिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्रोच सेट करने के लिए। नाउ आगे आगे बोला जा रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज दिस 8√2 एंड 4। तो पहले मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम की बात करें, है ना, फिर उसके बाद इसको सेट करें। तो मैक्सिमम टू मिनिमम जो वॉल्यूम है दैट इज 8√2। अच्छा अब अगर देखो तो इस तरीके से ग्राफ में मार्किंग हो सकती है। ये वाला वॉल्यूम तो मिनिमम होगा ही, दिख ही रहा है, और ये वाला वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं सपोज वी सी वी डी एक ही है, और ये वी ए। तो वी ए अपॉन वी सी की वैल्यू 8√2 है। दूसरी चीज मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा ओरिजिन मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई टी ए एंड टी डी तो सेम ही होंगे, बिकॉज ये ए से डी वाला जो है ये आइसोथर्मल कर्व है, टी ए टी डी सेम होंगे। और बाकी सारे पॉइंट तो इनके रिस्पेक्ट में ओरिजिन के क्लोज ही हैं, तो यही तो मैक्सिमम है टेम्परेचर। अच्छा मिनिमम, मिनिमम में देखो सबसे क्लोज ओरिजिन के कौन सा होगा, भाई बी हो सकता है या सी हो सकता है। लेकिन बी सी में देखो, बी से सी जब जा रहे हो तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो बी से सी जाते समय टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी कि नहीं, ठीक है भाई। तो यहां पे तुम चेक करो कि मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो क्या लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बी से सी क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो बी से सी जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मिनिमम ये होना चाहिए टीबी, और मिनिमम टीबी होना चाहिए तो टी ए अपॉन टी बी। हम बोल सकते हैं कि दिस इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर। अब ये वैल्यू हमें दी है 4, तो देखो टी ए अपॉन टी बी 4 दिया है। अच्छा टी ए अपॉन टी बी 4 दिया है, तो एक चीज बताओ कि वॉल्यूम वी बी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ए से बी कैसा है, ए से बी आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक में वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टी ए बाई टी बी हम वी ए बाई वी बी भी तो बोल सकते हैं। तो देखो यहां से वी ए बाई वी बी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब वी ए बाई वी बी की वैल्यू अगर आ गई तो यहां से फिर वी बी बाई वी सी निकाला जा सकता है। इन दो इक्वेशन का अगर रेशियो कर लो, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो तो हमारे पास वी सी अपॉन वी बी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 4/8√2 या 1/2√2। वी सी अपॉन वी बी की वैल्यू आ गई। अब वी सी अपॉन वी बी की वैल्यू आ गई तो अब क्वेश्चन चेक करते हैं क्या क्या निकालें। एक तो टेम्परेचर ऑफ गैस एट सी निकालना है, और मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू हमें 800 दी है। अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर 800 है तो टीबी की वैल्यू निकल आएगी 800 अपॉन 4 दैट इज 200, ठीक है। और हमें चाहिए सी का टेम्परेचर, तो बी का टेम्परेचर 200 है, सी का निकालना है। अब देखो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो अगर एडियाबैटिक वाली इक्वेशन अप्लाई करें तो काम बन सकता है।
तो एडियाबैटिक की अगर इक्वेशन अप्लाई करें तो देखो इस पर अप्लाई कर रहे हैं, टीबी वीबी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टीसी वीसी टू द पावर गामा माइनस वन। सही है भाई। अच्छा गैस मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। तो टीबी कितना है अपने पास 200, वीबी अपॉन वीसी, तो वीबी अपॉन वीसी की वैल्यू देखो 2√2 हो जाएगी। और ये वैल्यू 2√2 हो जाएगी तो 2√2 टू द पावर गामा माइनस वन दैट इज 5/3 माइनस वन, तो कितना हो गया 2/3 इक्वल टू टीसी वीसी टू द पावर, वीसी तो हट ही गया 1 हो गया इसकी जगह। सही है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब 2√2 इसको √2 की पावर 3 लिख सकते हैं, √2 की पावर 3, तो 3 कट जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 2, 2 इंटू 200 हो गया 4, तो टीसी आ गया 400 केल्विन। ये देखो टेम्परेचर एट पॉइंट सी निकल आया। ये तो तुम्हें बता रहे हैं तो थोड़ा स्लो धीरे धीरे समझा रहे हैं, अदरवाइज तुम अप्रोच करोगे और ग्राफ तुमने बनाया हुआ है तो बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी रहेगी कि कहां से क्या निकाल सकते हो। तो यहां 400 केल्विन सी पे टेम्परेचर आ गया, पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं जरा, इस क्वेश्चन में देखें और क्या पूछा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस बी सी पूछी है। अच्छा बी से सी इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है तो गैस तो आइडियल है ना, तो डेल्टा यू बी से सी क्या लिखेंगे, एन सी वी टी सी माइनस टी बी। बी से सी पूछा है तो एन सी वी टी सी माइनस टी बी, तो एन की वैल्यू 1 है, गैस है मोनो एटॉमिक तो 3/2 आर हो गया सी वी, टी सी माइनस टी बी, तो देखो टी सी आया है 400 और टी बी है तुम्हारा 200, तो ये हो गया 200 और बाई 2 किया तो 100, तो ये 300 आर आ रहा है। अब 300 आर तो हमें जूल में चाहिए, तो देखो आर की वैल्यू 8.314 होती है, हम अप्रोक्सीमेट चेक कर लें। ठीक है, और इतनी होती है तो हम रख दें अगर 300 इंटू 8.314, और किलो जूल में ऑप्शन है तो 1000 से और डिवाइड कर दो तो ये किलो जूल आ जाएगी वैल्यू। तो देखो 8 इंटू 3 लगभग 2.24 के आसपास बन रहा है, तो ये 2.4 के आसपास प्लस का आंसर बनेगा। तो 2.4 के आसपास तो यही आंसर है प्लस में, और कोई क्लोज आंसर है नहीं, तो सीधे इसी को कर सकते हैं टिक। तो दिस इज 2.49 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट क्लियर हुआ भाई बच्चों। तो ध्यान रखो कि अप्रोच कैसे करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, कैसे आगे अप्लाई करेंगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे जरा बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्या चीज डिफरेंट है उसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखो स्क्रीन पर दिख रहा है अगला क्वेश्चन, यहां पर वही सेम काम, वीडियो पॉज करो, आंसर कैलकुलेट करो एंड देन चेक इट। अब यहां हमको बोला जा रहा है कि प्रेशर जो है 1000 ml लिक्विड पर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं 1 बार से 1000 बार। ठीक है, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 990, देयर इज लीनियर वेरिएशन, तो डेल्टा यू वगैरह बताना है। तो क्या हम पीवी टू द पावर गामा अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यहां लिक्विड है, यहां नोटिस करना भाई, लिक्विड है। ये इक्वेशन केवल आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में है,
तो इसका मतलब बस बेसिक कंडीशन चलेगी Q इक्वल टू 0। ये डेराइवी आइडियल गैस के लिए तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो ग्राफिकल पहले चेक करते हैं वेरिएशन और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन हमें दिया जा रहा है कि 1000 ml लिक्विड था, इस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो पहले वॉल्यूम था इसका 1000 ml, और प्रेशर था इस पर 1 बार। बाद में वॉल्यूम घटते घटते हो गया 990 ml, और प्रेशर बोल रहे हैं 1001 बार। ये बोला है। और दूसरी चीज एक और बोली कि वेरिएशन लीनियर है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ। तो अब हमें बोलना है कि भाई डेल्टा यू क्या होगा प्रोसेस का। तो डेल्टा यू चेक कर लें, फिर आंसर को इस फॉर्मेट में लिख देंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन डेल्टा यू। अच्छा, प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है ना, तो अब एडियाबैटिक की मेन कंडीशन ही काम करेगी, दैट इज Q इक्वल टू 0। और Q0 तो W डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा यू निकालना है प्रोसेस का, तो इसका मतलब W चाहिए। और W तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एरिया अंडर द कर्व से भी तो निकाल सकते हैं W, क्योंकि ग्राफ तो पीवी कर्व ही है। तो एरिया अंडर पीवी कर्व हमें रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड देगा, और कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो W निकालें, यही डेल्टा यू हो जाएगा। W क्या करें? एरिया निकाल लो। भाई एरिया निकालने में अब तुम ये नोटिस करो कि एक तो है ये है, देखो रेक्टेंगल है ना, और दूसरा है ये ट्राइंगल। तो दोनों के एरिया चाहिए, तो रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है 10, प्रेशर का डिफरेंस, अच्छा प्रेशर है 1 बार, तो ये आ गया रेक्टेंगल का, प्लस ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम का डिफरेंस 10, और हाइट ट्राइंगल की हाइट 1000। तो ये बार ml है यूनिट, ठीक। और बार ml है, तो हमको यहाँ पे यूनिट लिखी है कहीं, अच्छा जूल में। तो जूल में हमें देना है, ठीक है। तो बार ml को अगर बार लीटर में बदल लें, पहले चेक कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 5, तो ये 5010 डिवाइडेड बाई 1000 और कर दो, तो ये आ जाएगा बार लीटर में। और 1 बार लीटर 100 जूल के बराबर होता है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 501 जूल, इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। चेक करो। हमें बोला जा रहा था 1000 ml लिक्विड पर प्रेशर 1 बार से 1001 बार हमने किया एडियाबैटिक कंडीशन में। वॉल्यूम लिक्विड का 990 हो गया घट के। तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी थी जूल में। अब डेल्टा यू जूल में चाहिए, तो डेल्टा यू होगा W के बराबर, W एरिया अंडर द कर्व। तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एक साइड है 1 बार, दूसरी साइड है 10 ml, तो इतना आ गया। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, इतना आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास 5010 आ गया बार ml में। ml को लीटर में बदला, 1000 से डिवाइड किया, तो बार लीटर में वैल्यू इतनी है। अब हमें जूल में चाहिए, तो 1 बार लीटर जो होता है ये 100 जूल के बराबर होता है, पता होगा तुम्हें।
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास 501 ये जूल के बराबर आ रहा है। अब इस फॉर्म में आंसर कन्वर्ट करके दे लेंगे। मेन तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे रियल गैस आ गया, रियल गैस आ गया का मतलब आइडियल इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी है। रियल गैस बेसिक क्वेश्चन तो है बट काम का है, पूछे जरूर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। रियल गैस एडियाबैटिक कंडीशन में है, कंडीशन हमें दी है 2 बार 40 लीटर 300 केल्विन से 4 बार 30 लीटर 300 केल्विन। तो 2 बार 40 लीटर 300 केल्विन ये कंडीशन है एडियाबैटिक की, और यहां से ले जा रहे हैं 4 बार 30 लीटर 300 केल्विन, और अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो पी एक्सटर्नल लगाया हुआ है 4 बार। इसका मतलब ही हो गया कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर है और वो कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल। फिर एंथैल्पी चेंज बताना है भाई। हम डेल्टा एच क्या लगा दें? एन सी पी डेल्टा टी? नहीं लगा सकते, बिकॉज ये गैस कैसी है? गैस है रियल। आइडियल होती तो लगा देते, काम बन जाता। अब एक चीज नोटिस करो कि प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। नहीं, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज अगर निकालना है तो प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो क्यू तो जीरो होगा ना कम से कम, तो डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा। और इरिवर्सिबल का डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो पी एक्सटर्नल कितना है? देखो 4 बार, और डेल्टा वी कितना हुआ? 40 से 30 माइनस 10 लीटर। तो ये बार लीटर में अपने पास आ गया 40। तो ये बार लीटर डेल्टा यू का वैल्यू आ गया। और तुम्हें डेल्टा एच डेल्टा यू का जनरल रिलेशन तो पता है ना, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो डेल्टा यू तो 40 है बार लीटर, और डेल्टा पीवी हो गया पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो पी टू वी टू कितना भाई? देखो फाइनल पी टू वी टू 30 इंटू 4 120। पी वन वी वन कितना? 2 इंटू 40 मतलब 80। तो ये कितना हो गया? 40 इधर से बच रहा है तो 80। तो 80 बार लीटर हो गया। और ऑप्शन किस में है? जूल। 1 बार लीटर होता है 100 जूल। तो 8000 आ गया अपने पास जूल में, और 8000 एक ऑप्शन दिया है। तो तरीका समझ में आया भाई? तो रियल गैस है तो हम इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है। आइडियल गैस के लिए ही ये डेल्टा एच की वैल्यू होती है। हाँ, एडियाबैटिक था तो क्यू जीरो हमने अप्लाई की कंडीशन, वहां से डेल्टा यू निकाला, और डेल्टा यू निकाला तो फर्दर डेल्टा एच डेल्टा यू का जो रिलेशन था वहां से डेल्टा एच की वैल्यू भी आ गई। इतना मेरे ख्याल से क्लियर, ठीक है। तो अब एक बार मैं समराइज कर देता हूं। देखो हमने यहां पे बात की डिटेल में एडियाबैटिक, कौन सा? रिवर्सिबल। ज्यादातर डिटेल में इसकी हमने बात की। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या आई थी? टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आई थी इक्वेशन आइडियल गैस के लिए। वंडरवॉल गैस के लिए क्या आई थी? टी वी माइनस एन बी टू द पावर आर अपॉन सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वंडरवॉल गैस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। तरीका अप्रोच का वही था।
फिर कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जहां से हमारी क्लियरिटी बढ़ती चली गई कि कब कौन सी इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। देखो होमवर्क में अगर हम बात करें तो असाइनमेंट वगैरह अपलोड ऐप पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कीजिए ऐप अगर ना की हो, और ऐप पर जाके आप देख लो तो वहां पे आपको असाइनमेंट इस पार्ट से रिलेटेड मिलेगा, राइट। और एडियाबैटिक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ये लेक्चर बिल्कुल स्पेसिफिक है ना, तो मतलब जो पॉइंट्स जहाँ पे आप गड़बड़ करते हो उन पॉइंट्स को लेके ही लेक्चर बनाया गया है। रियल गैस कई बार नहीं सॉल्व करते हैं तो उसको भी अप्लाई करके इस लेक्चर में दिखा दिया गया, तो होमवर्क आप कर लेना, ऐप से देख लेना वहाँ असाइनमेंट। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, थैंक यू। ध्यान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पढ़ कैसे रहे हो चीजों को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पढ़े जा रहे हो बस और चेक नहीं कर रहे हो कि एग्जैक्टली क्या आपने लिया, कितना आप अपग्रेड हुए, कितना आपकी परफॉर्मेंस उतरी, तो ये चीज जब तक आप नहीं चेक करोगे तब तक हमेशा गड़बड़ बनी रहेगी, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अप्रोच सही होती है लेकिन आंसर नहीं आता, तो छोटी छोटी चीज जब तक आपका आंसर नहीं आएगा एग्जाम में तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अप्रोच सेट हो, रीडिंग हैबिट अच्छी हो जहाँ पे गड़बड़ करते हो आप लोग, और उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन भी प्रॉपर हो, किसी तरह की सिली मिस्टेक ना हो, तब आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।